नमस्कार विद्यार्थियों। आइए आज हम शुरू करते हैं मूल्यांकन प्रणाली पार्ट 1। इसके पहले हमने अधिगम से संबंधित सही प्रश्नों का अध्ययन किया। अब ये आपका अध्याय 10 मूल्यांकन प्रणाली पार्ट 1, इसमें हम कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। बी, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। सी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। डी, विद्यार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वह है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, क्योंकि मूल्यांकन से पता चलता है कि विद्यार्थी में क्या कमी है, उसका निदान कैसे किया जा सकता है और उसका उपचार कैसे किया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न 2, मैडम चाय खाती हैं। वाक्य। ऑप्शन ए, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। बी, अर्थ विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। सी, अर्थ विन्यास एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। डी, अर्थ विन्यास एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तो मैडम चाय खाती हैं जो वाक्य है वह वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इसमें वाक्य में तो कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन जब इसका अर्थ निकाला जाएगा तो वह अर्थ के आधार पर यह गलत है। इस प्रकार से ये ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। प्रश्न 3, पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2015 में तय की गई थी। ऑप्शन ए, ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है। से ज्ञान का विकास होता है और उसकी संरचना की जाती है। बी, शैक्षिक केंद्र से विषम केंद्र होने पर। सी, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। डी, इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2015 में जो तय की गई थी वह यह थी, ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और उसकी संरचना की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। ऑप्शन ए, साक्षात्कार। बी, अवलोकन। सी, प्रश्नावली। डी, लिखित परीक्षा। तो छात्र की जो प्रयोगात्मक दक्षता का आकलन का यथोचित रूप जो है वह है ऑप्शन बी, अवलोकन। अर्थात छात्र क्रियात्मक रूप से क्या कर रहा है वह हम अवलोकन द्वारा ही पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 5, कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अन्वेषण के समय सीखने के विकास में किया जाता है डॉट 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 कहलाता है। कक्षा नायक का मतलब यहाँ पर मॉनिटर से नहीं है। कक्षा नायक का मतलब जो उस समय क्लास में पढ़ा रहा है, क्लास में कार्य कर रहा है, शिक्षक से है। तो इसके द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का जो प्रकार है अन्वेषण के सीखने के विकास में किया जाता है, तो वह किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन ए, नैदानिक। बी, फॉर्मेटिव। सी, प्लेसमेंट। डी, संकलित मूल्यांकन। तो यह जो कहलाता है ऑप्शन बी, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। जो अन्वेषण के आधार पर समय सीखने का विकास होता है, सीखने का विकास किया जाता है, तो वह फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 6, चेस तथा कार्य को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए, लड़ाई वाले खेल। बी, बौद्धिक खेल। सी, प्रायोगिक मूल्यांकन। डी, गतिमान खेल। चेस जो खेल होता है और दूसरे वर्ग को जो उससे संबंधित दूसरे कार्य को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बौद्धिक खेल। चेस आपका बौद्धिक खेल है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 7, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें ऑप्शन ए, परस्परता कहते हैं। बी, रचनात्मक कहते हैं। सी, गतिशीलता कहते हैं। डी, संगति कहते हैं। तो कर्ट लेविन के अनुसार जो समूह में परिवर्तन होते हैं उन्हें कहा जाता है गतिशीलता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 8, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए, सृजनात्मकता। बी, अभिरुचि। सी, व्यक्तित्व। डी, दबाव। तो आप सभी जानते हैं, इसके पहले आपने व्यक्तित्व पढ़ा होगा। तो 16 पीएफ जो मापनी बनाई थी वो कैटल ने प्रस्तुत की थी और
वह है व्यक्तित्व से संबंधित। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इसमें व्यक्तित्व का मूल्यांकन और मापन किया जाता है। प्रश्न 9, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डॉट 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 की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए शिक्षण पद्धतियों में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, बी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, सी मूल्यांकन प्रक्रिया, डी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सामग्री। तो जो ये आपका कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली जो संकेत करती है वह है ऑप्शन बी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 10, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डॉट 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 से प्रभावित है। एक शिक्षिका मतलब अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों द्वारा संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है, तो वह बुद्धि के किस सिद्धांत से प्रभावित है। ऑप्शन ए कोलबर्ग के बहुबुद्धि सिद्धांत, बी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, सी वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, डी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो यहाँ पर एक शिक्षिका जो विद्यार्थी को अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न कार्यों का उपयोग करते हुए पढ़ाती है तो वह प्रभावित है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, अर्थात वह एक साथ बहुत बुद्धि का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा दे रही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, बी वर्गात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सी शरीर से अपने पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकालना, डी सानिध्य संगठन की आवश्यकता। यहाँ पर कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी शरीर से अपने पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, यह उसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं, ये शारीरिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न को ये ध्यान से देखना होता है कि क्या मतलब पूछ रहा है प्रश्न, इस बात को अगर आप ध्यान में लेकर चलते हैं तब आप उस प्रश्न का सही से उत्तर दे सकते हैं। अब जैसे यहीं पर शारीरिक आवश्यकता की बात करता तो यही उत्तर सबसे सही होता, लेकिन यहाँ पर सामाजिक की बात कर रहा है तो ये उत्तर इसके लिए सही नहीं है। प्रश्न 12, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो आप ऑप्शन ए उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, बी जिन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, सी उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसकी सामर्थ्य से बाहर है जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है, डी उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो यहाँ पर सबसे सही उत्तर जो होगा, एक विद्यार्थी जब कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो उस स्थिति में आप केवल उससे तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 13, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। ऑप्शन ए प्रशासनात्मक, बी शिक्षाप्रद, सी आदर्शवादी, डी निर्देशात्मक। तो जो शिक्षक का जो बर्ताव होना चाहिए विद्यार्थी के प्रति वह ऑप्शन सी आदर्शवादी होना चाहिए, क्योंकि आदर्शवादियों में बहुत सारी चीज़ों को समाहित किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 14, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, बी छात्र केंद्रित, सी प्रधानाचार्य केंद्रित, डी अनुभव केंद्रित। तो जो शिक्षण का सत्तावादी स्तर है वह शिक्षक केंद्रित होता है, अर्थात इसमें शिक्षक का पूर्ण अस्तित्व होता है, इसमें विद्यार्थी का अस्तित्व नकारात्मक न के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित बिल्कुल सही है। प्रश्न 15, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डॉट 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 के लिए आता है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, बी विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, सी विद्यालय का नाम रोशन करने, डी अभिभावकों को संतुष्ट करने। इसका सबसे सही उत्तर होगा विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी से संबंधित संगीत एवं साहित्य नृत्य प्रस्तुतियाँ विद्यालय पत्रिका निकालना, यह सब किसके लिए किया जाता है, विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 16, किशोर डॉट 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 का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए जीवन के बारे में परितृप्ति का भाव, बी दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार, सी बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, डी आत्मसिद्धि का भाव। तो किशोर जो अनुभव कर सकते हैं वह है ऑप्शन बी दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। तो ये बिल्कुल सही है। प्रश्न 17,
जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन ए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। बी, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। सी, सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता से चर्चा करनी चाहिए। डी, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 18, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, अपने सामाजिक मापदंड बनाना। बी, समाज के बड़ों का सम्मान करना। सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। डी, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो शिक्षा के संदर्भ में जो सामाजिकरण है उससे तात्पर्य है ऑप्शन सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। बिल्कुल सही है। प्रश्न 19, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है, अर्थात प्रश्न पत्र की किस चीज़ के बारे में चिंतित है। ऑप्शन ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। बी, प्रश्नों के प्रकार। सी, विश्वसनीयता। डी, वैधता। तो जब एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद जांच करता है क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं कि नहीं, तो ये इस चीज जो शिक्षक इस बारे में चिंतित है तो वह है ऑप्शन डी, वैधता, अर्थात प्रश्न वैलिड है कि नहीं, जो हम पूछना चाहते हैं वही प्रश्नों में सम्मिलित किया गया है कि नहीं। इस प्रकार से इसका विवेचन किया जाता है, तब पता चलता है कि प्रश्न वैध है कि नहीं। प्रश्न 20, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए। बी, बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं यह प्रासंगिक है। सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। डी, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशनों का नेतृत्व करना चाहिए। तो यहाँ पर विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का जो दृढ़ विश्वास है वह क्या है, तो इसका सबसे सही उत्तर होगा शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षार्थियों के भी अभिव्यक्ति को शामिल किया जाता है, शिक्षार्थियों को भी चर्चा में सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 21, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। बी, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। सी, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। डी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है तो वह यह है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। इसमें कठोर निर्देश देना है, आदेश नहीं। तो बच्चों को व्यवहार कैसे किया जाना चाहिए इस प्रकार से उसके नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ऑप्शन ए, परिकल्पना का परीक्षण करना। बी, समस्या के प्रति जागरूकता। सी, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। डी, परिकल्पना का निर्माण करना। तो समस्या समाधान की जो वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है तो वह है समस्या के प्रति जागरूकता, अर्थात समस्या की जानकारी। समस्या की जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी समस्या समाधान की हम वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ऑप्शन ए, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। बी, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। सी, सत्य या असत्य। डी, निबंधात्मक प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी, सत्य या असत्य, यह एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 24, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनमें अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। बी, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। सी, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। डी, विस्तृत व्याख्या करना। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना।
ये बिल्कुल सही है। प्रश्न 25, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए B.F. स्किनर, बी जॉन डीवी, सी एरिक एरिक्सन, डी चार्ल्स डार्विन। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? वह है जॉन डीवी। आप सब जानते हैं कि जॉन डीवी प्रयोजनवादी थे और प्रयोजनवाद बताता है कि बालक को उसके आधार पर सीखने का मौका दिया जाना चाहिए, बालक को प्रयोगों पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और जॉन डीवी ने ही शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया था। इसके पहले शिक्षा को दो ध्रुवीय प्रक्रिया ही माना जाता था। इन्होंने ही शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम में बांटकर इसको शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया था। प्रश्न 26, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है? ऑप्शन ए शैक्षणिक गतिविधियों में संपादन एवं संवर्धन करना, बी शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, सी ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान ग्रेड स्तर को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना, डी आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। तो प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का जो अर्थ माना जाता है वह है ऑप्शन सी, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान ग्रेड स्तर को छोड़कर उनके उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। अर्थात यदि प्रतिभाशाली बच्चों का संवर्धन करना है तो उसको अगले ग्रेड स्तर में प्रोन्नत कर देना चाहिए ताकि उनकी प्रतिभा को सही समय से सही जगह पहुंचाया जा सके। और आपने इसका कई उदाहरण भी देखा होगा। बहुत सारे बच्चे जो तेज होते हैं तो कक्षा 6 की क्लास में ही पढ़ते रहते हैं और उनको उसी वर्ष में कक्षा 7 की क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। प्रश्न 27, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए फैक्ट्री विद्यालय, बी प्रगतिशील विद्यालय, सी पब्लिक विद्यालय, डी सामान्य विद्यालय। तो जॉन डीवी द्वारा जो समर्थित लैब विद्यालय है उनका उदाहरण जो है वह है ऑप्शन बी प्रगतिशील विद्यालय। इन्होंने प्रगतिशील विद्यालय की संकल्पना की है और उसको हम लैब विद्यालय के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 28, निम्न में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता? यहाँ पर अव की मात्रा कट गई है। ऑप्शन ए संचित अभिलेख, बी दत्त कार्य, सी अभिभावक शिक्षक बैठक, डी एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो निम्न में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता पूछ रहा है? तो यह ऑप्शन सी अभिभावक शिक्षक बैठक, यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 29, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए पारंपरिक शिक्षा, बी प्रगतिशील शिक्षा, सी वैदिक शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रोजेक्ट विधि के जनक जो आप जानते हैं किलपैट्रिक हैं। उसके बाद ये प्रोजेक्ट विधि आपकी योजना विधि के नाम से भी जानी जाती है। तो उसमें ही बात कही गई है प्रगतिशील शिक्षा की, क्योंकि जब प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया उसी के बाद से शिक्षा को प्रगतिशील शिक्षा का नाम दिया गया। तो ऑप्शन बी ये प्रगतिशील विद्यालय शिक्षा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 30 एवं अंतिम प्रश्न, निम्न में से यह कथन किसका है कि संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी कोहलबर्ग, सी स्किनर, डी वाइगोस्की। आप जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है वो जीन पियाजे ने दिया है। इन्होंने ही कहा है कि संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। अर्थात यदि विद्यार्थी में संज्ञान विकसित हो जाता है तो विद्यार्थी नकल नहीं करता बल्कि अपने से संबंधित समस्या के समाधान की खोज करने का प्रयास करता है। इसे ऑप्शन ए जीन पियाजे बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ धन्यवाद।